एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग इस सेशन में हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस हम लोग करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए डिटेल स्टडी तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हम लोग उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते भी हैं और आएंगे। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आइए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे जो क्लास का अपडेट यानी वीडियो का अपडेट आप लोगों को तत्काल मिल जाए, कोई क्लास मिस ना हो। ओके, तो आइए हम लोग एकदम जीरो से ही चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जहां से क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर है हमारे सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री का प्रारंभिक ये काल है, यहाँ से एक क्वेश्चन अथवा दो क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये जरूरी था इसका डिवाइडेशन करना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यह है हिस्ट्री का हम लोग जो विभाजन करते हैं या विभाजन किया गया है, इतिहास का विभाजन दो रूपों में हमें दिखाई पड़ता है। अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह विभाजन किया गया है। ओके, एक विभाजन तो किया गया है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, एक मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और एक मॉडर्न आधुनिक इतिहास। ओके, लेकिन एक विभाजन यह किया गया है आपका इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह हिस्ट्री है, इसे डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, यानी यह फर्स्ट पार्ट हो गया, यह सेकेंड पार्ट हो गया और यह थर्ड पार्ट हो गया। तीन कालों में, तीन भाग में। यह है फर्स्ट जो एज है या काल है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। ओके, और सेकेंड है, दूसरा है ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल। सेकेंड है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। ओके, और इस थर्ड को कहते हैं ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक एज, इसे हिस्टोरिक एज कहते हैं। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं हम लोग कि इसके विभाजन का आधार क्या है। तो विभाजन का आधार क्या माना गया है, सिर्फ अगर एक शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाएंगे। लेखन कला, लेखन के बारे में, यानी लेखन कला को आधार बना करके इसका विभाजन किया है। ओके, अब लेखन कला से तात्पर्य क्या है कि इस काल में यानी प्री हिस्टोरिक एज में के जो मानव थे, और इस काल में जो मानव थे उन्हें अर्लीस्ट ह्यूमन कहते हैं, यानी आदि मानव कहते हैं, या हिंदी में प्रारंभिक मानव भी कहा जाता है। ओके, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज में अर्लीस्ट ह्यूमन थे, जिन्हें हम लोग आदि मानव कहते हैं, या सीधे कह लिया जाए इस काल के मानव, प्राग ऐतिहासिक काल के मानव, इस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ओके, यानी लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित, लेखन कला से संबंधित कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ओके, इस आधार पर यह विभाजन किया गया है कि इस प्रागैतिहासिक काल में लिखने या लेखन कला से संबंधित या कोई भी लिखित एविडेंस या साक्ष्य नहीं मिला है इस तरह का। ओके, न कोई लिटरेचर साहित्य मिला है, न कोई इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख भी नहीं मिला है। अभिलेख से तात्पर्य जैसे अशोक सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन सबसे अधिक पाए गए हैं, मिले हैं अभिलेख, जिस पर कुछ लिखा है, उनके नाम लिखे गए हैं, उनके जो आप कह लीजिए उपाधि धारण किए थे देवानाम्पी, वो मिला है, व्यक्तिगत नाम अशोक भी मिला है। तो इससे जानकारी उस काल के बारे में मिल जाती है, इंस्क्रिप्शन से भी जानकारी मिल जाती है, या फिर लिटरेचर साहित्य इत्यादि से भी, ग्रंथ जिसे आप कहते हैं या बुक कहते हैं, तो ये सब जो रचनाएं उस काल में होती है उससे मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सारे कुछ एब्सेंट है, यानी इस काल में न कोई
लिटरेचर यानी न कोई बुक मिला है, न कोई इपिक मिला है यानी न कोई ग्रंथ मिला है, और न ही कोई इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख भी नहीं मिला है। इस काल के अभिलेख भी नहीं मिले हैं, इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं सेकंड पर, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक काल, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसको किसको रखा गया, किस काल को, तो इस काल के अंतर्गत रखा गया है हम लोगों स्टोन एज यानी पाषाण काल को रखा गया है, पाषाण काल के मानव को रखा गया है जिसे आदि मानव कहते हैं, और मेगालिथिक एज महापाषाणिक काल को रखा गया है, ताम्र पाषाणिक काल को रखा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उन्हें पाषाण काल का भी मानव कहा जाता है। ओके, आगे है दूसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ पर लेखन कला थी। ओके, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर लेखन कला थी, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख भी मिले हैं, यहाँ पर अभिलेख पाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि यहाँ पर तो लेखन कला था और इसके एविडेंस भी मिले हैं, लेकिन अभी तक यह पढ़ा नहीं जा सका है। इस यानी लेखन कला के बारे में जानकारी मिलती है, यानी इस काल के जो मानव थे वह लिखना पढ़ना जानते थे। ओके, एक तरह से आप यह भी कह सकते थे कि साक्षर थे। तो इस काल में लिटरेसी थी, साक्षरता था, तो इस काल में इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिला है, बुक तो नहीं मिला है, ध्यान रखना है, न बुक मिला है न ग्रंथ मिला है इस काल का। इस काल के बुक एब्सेंट है, इपिक यानी ग्रंथ भी एब्सेंट है, धार्मिक ग्रंथ इत्यादि सब एब्सेंट है, लेकिन जो अभिलेख मिले हैं, पाए गए हैं, वह अभी तक उसका वाचन नहीं किया जा सका है, यानी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस काल में तो लेखन कला थी, इस काल के लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, लेकिन उनकी लिपि क्या थी, स्क्रिप्ट क्या था, लैंग्वेज भाषा क्या था, इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वह अभिलेख अभी तक पठनीय नहीं है, पढ़े नहीं गए हैं। तो इस काल के अंतर्गत जिस सभ्यता को रखा गया है उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी उसे संधव सभ्यता कहते हैं, उसे संधव सभ्यता कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यह आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि संधव सभ्यता को किस काल में रखा गया है। तो संधव सभ्यता के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि संधव सभ्यता किस काल में रखी गई है या किस काल में आती है। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि संधव सभ्यता से आप देखेंगे क्या है, वह है धौलावीरा। तो धौलावीरा से हमें ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिलता है, यानी एक दीवार पर ब्लैक बोर्ड के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे विद्वानों द्वारा इंस्क्रिप्शन अभिलेख भी कहा जाता है, मिले हैं, लेकिन वह पढ़ा नहीं जा सका, वह पठनीय नहीं है। इसका मतलब और बर्तनों पर, मोहरों पर जो सील होता था उस पर भी लिपियों का अंकन है, लेकिन उसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया है। ओके, इसलिए संदर्भ सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं, नंबर 3 पर है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज में क्या है, इस काल में लेखन कला थी, ठीक है, इस काल में लेखन कला थी, ये तो अच्छी बात है, यहीं से लेखन कला के बारे में हमें जानकारी मिल रहा है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाषाण काल में, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का लिखित यानी एविडेंस नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य से तात्पर्य है न कोई ग्रंथ मिला है, न कोई बुक मिला है, और न ही कोई इंस्क्रिप्शन मिला है। इसलिए यहाँ पर यह पता लगता है, इससे यह बात प्रूफ हो जाती है कि प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज में जो एजुकेशन था वह एब्सेंट था। क्यों? क्योंकि उससे संबंधित कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते, एविडेंस नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर लेखन कला था, यहाँ से इपिक भी मिले हैं। इपिक यानी ग्रंथ जिसे कहते हैं, या बुक भी आप कह सकते हैं, ग्रंथ मिले हैं, और फिर आप देखेंगे तो उसका वाचन भी हुआ है, उसे पढ़ा भी गया है, इसलिए इस काल से को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो आप देखेंगे वेद,
वेद जो मिला है वह वैदिक काल में, तो वैदिक काल के लोग पढ़े लिखे थे, लेखन कला था, वेद लिखा गया, वेद पढ़ा भी गया, उसका वाचन भी होता हुआ और उससे उस काल के बारे में जानकारी भी मिली। इसलिए यह पता लगता है कि उस काल के लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और उस काल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत वेद है, जिसे एथेंटिक वो सोर्सेस के रूप में आप कह सकते हैं कि एथेंटिक वो सोर्स है जिससे उस काल के बारे में हमें जानकारी देता है। तो एक लाइन में क्या है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उस काल के बारे में लिखित साक्ष्य या एविडेंस मिले हैं हमें, जिससे उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार यह विभाजन इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पाषाण काल किस काल के अंतर्गत रखा गया, तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक काल के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत संदर्भ सभ्यता को रखा गया। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वह प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत रखा गया है या आता है। यह क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं स्टोन एज पर यानी पाषाण काल पर, क्योंकि पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, स्टोन एज से, पाषाण काल से। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और टू दी पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। यह है पाषाण काल या स्टोन एज। अब सबसे पहले इस बात पर बहुत जल्द हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एक ही लाइन में समझ लेंगे कि इस काल का नाम, ये जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, इसका नाम क्यों स्टोन एज पड़ा। ओके, यानी पाषाण काल क्यों पड़ा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पाषाण काल इसलिए पड़ा कि इस काल में जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं या इस काल के बारे में जो भी हमें जानकारियां मिलती हैं वह सिर्फ स्टोन टूल्स से या आप कह सकते हैं कि पत्थरों के औजार से। ओके, इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया। और इस काल के बारे में पाषाण काल नाम कौन रखा, इस काल के फादर यानी जनक कौन कहे जाते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो एक लाइन में हम लोग समझ लेते हैं कि पाषाण काल इसलिए नाम पड़ा कि इस काल के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है सिर्फ पत्थरों से या पत्थरों के औजारों से या सिर्फ स्टोन से। ओके, इसलिए पाषाण काल नाम पड़ा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान रखते हैं कि इस पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस पाषाण काल को, स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया है। फर्स्ट जो है पूर्व पाषाण काल, सेकंड मध्य पाषाण काल और थर्ड जो है नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। ओके, यानी फर्स्ट काल पूर्व पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, पूर्व अथवा इसे पूरा पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। ओके, पूर्व अथवा पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। ओके, अब सेकंड को कहा जाता है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। ओके, इसके बाद थर्ड को कहा जाता है नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, अथवा इसे समझने के लिए भी कह सकते हैं या कहा जाता है लेटर स्टोन एज। ओके, यानी और मिडिल स्टोन एज और प्री स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब यहाँ पर इस पाषाण काल के डेट के पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस पाषाण काल की जो तिथि दी गई है, तिथियों से संबंधित, तो विद्वानों ने तो अलग अलग डेट दिया है, तिथि दिया है, यानी इस काल का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वह अलग अलग है। सभी विद्वान एक मत पर सहमत नहीं है, यानी विद्वानों के मतों में वैचारिक मतभेद है, यानी समानता नहीं देखने को मिलती है। इसलिए हम लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी जो भारत सरकार द्वारा जो बुक पब्लिश की जाती है उसके डेट पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी को बेस मान करके आता है, या फिर कहीं भी आप लोग यह समझिए कि कहीं डेट इत्यादि के बारे में अगर वैचारिक मतभेद होता है या कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो भारत सरकार के द्वारा जो एनसीईआरटी जो बुक है उसी के डेट को एथेंटिक माना जाता है। तो हम लोग उसके आधार पर एनसीईआरटी
के डेट के आधार पर इसका हम लोग विभाजन देख लेते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पूर्व पाषाण काल या टोटल हम लोग देख लेते हैं कि 2 मिलियन यानी 20 लाख ईसा पूर्व 2 मिलियन बीसी ये से लेकर के यानी 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के इस काल के बारे में जानकारी 6000 ईसा पूर्व तक यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट या हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। तो 6000 तक का ये ड्यूरेशन है, काल है इस स्टोन एज का। लेकिन अब एक एक काल को हम लोग देख लेते हैं। तो पैलियोलिथिक एज जो है पूर्व पाषाण काल अथवा पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12000 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल 12000 से 10000 ईसा पूर्व तक है। ओके, और फिर नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज 10000 से 6000 ईसा पूर्व तक ये तिथि है, यानी डेट इसका ड्यूरेशन है, काल है। ओके, तो ये बातें क्लियर हुई। अब हम लोग इसको देखे, यहां से थोड़ा समझ लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूर्व पाषाण काल अथवा पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक जो एज है इसका भी विभाजन किया गया है। इसे भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। और फर्स्ट है, नंबर 1 है निम्न पूरा पाषाण काल, ओके, जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। सेकंड है मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी मध्य पूरा पाषाण काल। ओके, इसके बाद थर्ड है अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पूरा पाषाण काल। तो 3 भागों में इसका क्लासिफिकेशन पूरा पाषाण काल का भी किया गया है। तो यह है डिवाइड किया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी था। ओके, और डिटेल जब जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री यूपीएससी में रखे रहते हैं, तो फिर वहां पर ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर इसे बहुत ही डिटेल डिस्कस करना पड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ पर प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस काल के में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो घटनाएं हैं वो पूछे जाते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह डिवाइडेशन क्यों किया गया है। पूरा तो स्टोन एज ही है, जब पाषाण काल ही है, तो उसे क्यों विभाजित किया गया है, उसे डिवाइड क्यों किया गया है। तो और इस बारे में जो सोर्सेज है यानी जो स्रोत है वह पत्थर के औजार ही है, स्टोन टूल्स है यानी पाषाण उपकरण है। तो फिर क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि समय समय पर जैसे जैसे अर्लीस्ट ह्यूमन यानी इस काल के जो मानव थे उसे अर्लीस्ट ह्यूमन कहा गया, यानी जिसे आदि मानव कहते हैं हिंदी में। ओके, आदि मानव जो थे, इस काल के जो निवासी थे, उन्हें अर्लीस्ट ह्यूमन अथवा आदि मानव कहा गया। तो उन लोगों ने के अनुभव के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो स्टोन टूल्स थे वह प्रारंभिक थे, जो अर्लीस्ट टाइम के थे, प्रारंभिक समय के थे, वह भारी थे, स्मूथ नहीं थे। ओके, और आप कह लीजिए कि धारदार नहीं थे और वेट उनका अधिक था, भारी थे। तो वह शिकार करने में, हंटिंग करने में या उनके जीवन में जो यूज वो करते थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इसलिए धीरे धीरे अनुभव के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि धीरे धीरे उन स्टोन टूल्स को छोटे रूप में स्मॉल स्टोन टूल्स का यूज करने लगे, स्मूथ चिकना बनाने लगे, धारदार करने लगे, माइक्रो यानी और छोटे बनाने लगे। इस आधार पर यानी स्टोन टूल्स को आधार मान करके इन 3 कालों का विभाजन किया गया है। इस काल में जब हम लोग आएंगे, इस काल में मध्य पाषाण काल में, इस काल के कंपैरिजन में जो स्टोन टूल्स थे हल्के थे, स्मूथ थे। ओके, लेकिन इस काल में जब आएंगे तो और हल्के हो गए, स्मूथ हो गए और माइक्रो यानी छोटे हो गए, स्मॉल हो गए इस मध्य पाषाण काल के कंपैरिजन में। तो इसलिए यह विकास के स्वरूप को दिखाता है या आगे बढ़ते हुए स्वरूप को दिखाता है। तो विभाजन का यही आधार था। ओके, अब हम लोग इस पूर्व पाषाण काल अथवा पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टोन एज यानी पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया। ओके, इस बारे में सर्वप्रथम हम लोगों को किसने बताया या जानकारी किसने दिया, तो उस विद्वान का नाम है जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ओके, तो जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है।
जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड और कब जानकारी दिए? 1863 यानी 1863 में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 में सर्वप्रथम यह जानकारी दिया। तो इनको एविडेंस कहां से मिला यह भी जान लेना जरूरी है। तो एविडेंस कहां से मिला? तो जो प्लेस है यानी साइट है, स्थान है, वह पल्लावरम है। और पल्लावरम कहां पड़ता है यह भी जानते रहिएगा, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो पल्लावरम पड़ता है, जो यह साइट है यह तमिलनाडु आपका है। तो तमिलनाडु स्टेट में यानी तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई के नजदीक नियरेस्ट है या नियर नजदीक है पल्लावरम नामक साइट या पल्लावरम स्थान। ओके, तो पल्लावरम से इन्हें क्या मिला, किस चीज के एविडेंस मिले, तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से इनको स्टोन टूल्स मिला यानी पाषाण उपकरण मिले। और जो पाषाण उपकरण मिला वह क्या था? हैंड एक्स। हैंड एक्स किसका था भाई? एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होती है, तो हैंड एक्स यानी जिसे पत्थर की कुल्हाड़ी कहते हैं। ओके, तो स्टोन हैंड एक्स मिला यानी पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। तो इस प्रकार यह भी इंपॉर्टेंट हो गया कि सबसे पहला जो स्टोन टूल्स मिला यानी पत्थर का जो उपकरण मिला या पाषाण उपकरण मिला वह क्या था? कुल्हाड़ी था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बने और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है यूपीएससी से लेकर के यूपीपीसीएस या अदर स्टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन हुआ कि पाषाण काल के बारे में जानकारी किसने दिया? तो जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब ने दिया। कब दिया? 1863 में दिया। ओके, इस बारे में जानकारी। और उन्हें क्या मिला? तो उन्हें पत्थर की कुल्हाड़ी मिली यानी हैंड एक्स मिला, स्टोन हैंड एक्स मिला। कहां से मिला? स्थान है पल्लावरम। पल्लावरम कहां पड़ता है? तो तमिलनाडु, ध्यान रखना है ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो यह स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई के नजदीक पल्लावरम नामक स्थान से मिला है। तो पल्लावरम नामक स्थान से इस प्रकार 3 क्वेश्चन किस सन में? 1863 में। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। किसने जानकारी दिया? जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब ने दिया। और किस आधार पर दिया? इन्हें स्टोन टूल्स मिला यानी पत्थर की कुल्हाड़ी इन्हें मिला। ओके, तो स्टोन जो टूल्स मिला यानी पत्थर के जो पाषाण उपकरण मिला वह कुल्हाड़ी मिला, हैंड एक्स मिला। और किस स्थान से? पल्लावरम से मिला। ओके, तो इस प्रकार यह इस काल का जो पहला उपकरण मिला था वह पत्थर की कुल्हाड़ी। यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हैंड एक्स के अलावा अन्य स्टोन टूल्स क्या मिले? अन्य पत्थर के उपकरण क्या मिले? तो अन्य उपकरण जो थे चापर था, ओके, चॉपिंग था और पेबुला। चापर का मतलब यह होता है एक तरफ धार वाला। जैसे आप देखेंगे कि एक तरफ धार वाले ऐसे होते हैं, इसे चापर कहते हैं। जो कसाई वर्ग या क्लास के पास होता है एक तरफ धार वाला। ओके, तो इस तरह के जो स्टोन टूल्स होते थे उन्हें चापर नाम रखा गया। चॉपिंग का मतलब ब्लेड की तरह जिसमें दोनों तरफ धार होता था। ओके, जिसमें 2 तरफ धार होता था। पेबुला से तात्पर्य है स्टोन, स्मॉल स्टोन। ओके, जो छोटे पेबल मतलब वैसे तो कंकड़ होता है लेकिन कंकड़ से मतलब नहीं है। आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे स्मॉल जो स्टोन है, छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते थे उनका प्रयोग ये लोग करते थे। तो अब प्रश्न यह है कि इन स्टोन टूल्स का यूज जो पाषाण काल के लोग थे, मानव थे, जिन्हें अर्लीस्ट ह्यूमन कहा जाता था यानी आदि मानव कहा जाता था, तो वह इसका यूज कहाँ करते थे, प्रयोग कहाँ करते थे? तो इसका प्रयोग हंटिंग, शिकार में करते थे। और किसका शिकार करते थे? वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों के शिकार करने में प्रयोग करते थे। तो यह तो मेन बातें थी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। और प्राचीन काल में जो हमारा भारत था इसको भी ध्यान रख लेना है कि पाकिस्तान भी हमारे इंडिया में ही था, भारत में अफगानिस्तान भी था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था और इधर बांग्लादेश भी था। तो पूरा भारत जो है, प्राचीन समय का जो भारत था यानी जो हम लोग स्टोन काल में पढ़ रहे हैं उसमें अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, इंडिया यानी भारत और बांग्लादेश, ये पूरा देश मिल करके इंडिया था यानी भारत था। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक काल पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज। इस काल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग पाषाण काल को जो डिवाइड हम लोग किए थे, पूरा पाषाण काल अथवा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव अथवा उत्तर पाषाण काल, तो एक एक काल पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम को के दृष्टिकोण से। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो पहला काल हम लोगों ने देखा था पूर्व पाषाण काल अथवा पैलियोलिथिक एज अथवा पूरा पाषाण काल। ओके, तो यह तीन नामों से जाना जाता है। तो यह फर्स्ट काल यानी पूरा पाषाण काल अथवा पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे जिन्हें आदि मानव कहा जाता था यानी अर्लीएस्ट ह्यूमन, तो उनकी विशेषता क्या थी, इस बात को हम लोग देख लेते हैं कि उनका दिनचर्या कैसा था, किस किस चीज का वो प्रयोग करते थे, उनके मुख्य ऑक्यूपेशन क्या थे, व्यवसाय क्या थे, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे उनका जो मेन वर्क होता था या ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं, व्यवसाय तो नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन मुख्य जो उनका कार्य था हंटिंग यानी शिकार करना। ओके, तो मुख्य कार्य उनका हंटिंग था, शिकार करते थे। अब शिकार किसका करते थे, तो वाइल्ड एनिमल का। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों का। क्यों, क्योंकि जंगलों में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। नदियों के किनारे इसलिए रहते थे कि उन्हें पेयजल उपलब्ध हो सके, और जंगली जो वाइल्ड एनिमल है वह भी जंगलों में नदी के किनारे के एरिया में ज्यादा रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि जानवर भी तो पेयजल चाहिए, यानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए वाटर चाहिए, जल चाहिए। इसलिए आदि मानव भी इन नदी घाटियों में निवास करते थे जहां पर उनको पेयजल भी उपलब्ध हो जाता था, और भोजन के लिए जो वाइल्ड एनिमल थे, जंगली जानवर भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, अवेलेबल होते थे। उनका हंटिंग यानी शिकार आसानी से कर लेते थे। ओके, इसलिए यह मानव यानी आदिकाल में जो कह लीजिए या पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे जिन्हें आदि मानव कहते थे, या इनका निवास स्थान अधिकांशतः नदी घाटियों की तरफ था और पहाड़ों इत्यादि में था। ओके, तो मुख्य कार्य यह शिकार करना था। इसके बाद यह एग्रीकल्चर एब्सेंट था, यानी कृषि कार्य करना नहीं जानते थे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन करना भी नहीं जानते थे, यानी पशुपालन नहीं करते थे, एग्रीकल्चर कृषि नहीं करते थे, ओनली बस हंटिंग शिकार करते थे। ओके, इनका अस्थाई निवास नहीं था। अस्थाई निवास से तात्पर्य है परमानेंट हाउस अस्थाई निवास नहीं बनाते थे। तो कैसे रहते थे, यायावर जीवन व्यतीत करते थे। यायावर से तात्पर्य क्या है, घुमक्कड़ जीवन। ओके, शिकार करते हुए आगे चले गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहीं पर स्टे कर लिए, रुक गए, फिर वहां से आगे बढ़ जाते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, जिसे यायावर जीवन कहा जाता था। ओके, अगला पॉइंट है इनका जो भोजन होता था यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। शाकाहारी यानी वेज एंड नॉन वेज दोनों होते थे, लेकिन इनका जो भोजन होता था, आहार था, वह कच्चे, इनका जो फूड था वह रॉ मटेरियल ज्यादा रहता था। ज्यादा का मतलब यह है कि कच्चे भोजन का ही यह प्रयोग करते थे, भोजन को पकाना नहीं जानते थे। क्यों, क्योंकि आग के बारे में, आग का प्रयोग करना ही नहीं जानते थे। आग के बारे में तो इनको जानकारी हुई, लेकिन उसका यूज करना ये नहीं जानते थे। ओके, तो इसलिए यह कच्चे भोजन का ही प्रयोग करते थे या कच्चे भोजन ही करते थे। ओके, चाहे वह शाकाहारी में फल फूल फ्रूट्स इत्यादि, ट्री वृक्षों की पत्तियां इत्यादि, इसके अलावा वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों का शिकार करके मांस भी कच्चे खाते थे। ओके, क्योंकि इनके पास कोई अर्थन पॉट या मिट्टी के बर्तन भी नहीं थे। उस समय कोई मेटल भी नहीं था कि जिसके या और उतना इनके पास नॉलेज भी नहीं था कि या उसके बर्तन बना सके, पॉट बना सके, ओके, प्लेट इत्यादि बना सके। तो इसलिए कच्चे मांस का प्रयोग करते थे, और इसके बाद जंगलों में जो कंदमूल होता था उनका प्रयोग करते थे। ओके, इस प्रकार इनका जो भोजन होता था वह कच्चे रूप में होता था। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, यह तो बातें इंपॉर्टेंट हो गई।
इनका मुख्य जो कार्य था, वर्क था, हंटिंग करना सीखा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते थे, और जो इनके भोजन का जो प्रयोग करते थे तो कच्चे भोजन का प्रयोग करते थे, फूड इनके रॉ मटेरियल के रूप में होते थे। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शिवालिक क्षेत्र में है, शिवालिक की पहाड़ियां आप लोग जानते होंगे। शिवालिक जो क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ियों के क्षेत्रों में इस काल के पशुओं के जीवाश्म अधिक मिले हैं, यानी पशुओं की हड्डियां अधिक मात्रा में मिली है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो यह शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की यह जो पहाड़ियां हैं, इन क्षेत्रों में पशुओं की हड्डियां अधिक मात्रा में पाई गई हैं, और वह भी वाइल्ड एनिमल। क्यों? क्योंकि पशुपालन करना तो जानते नहीं थे, मतलब एनिमल हस्बेंड्री का जो वर्क था वह नहीं करते थे, तो जंगली जानवरों की हड्डियां यहाँ से मिली है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वह होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश में जो नर्मदा ताप्ती जो वैली है, घाटी है, इन क्षेत्रों में भी आदिमानव के निवास के एविडेंस पाए गए हैं, मिले हैं। नर्मदा और ताप्ती है दोनों नदियों की इंपॉर्टेंस यह है कि दोनों नदियां अरब सागर में आकर के गिरती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ओके, और यह नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जबकि शेष नदियां जो है इधर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती के क्षेत्रों में होशंगाबाद था मध्य प्रदेश में, यहाँ से ह्यूमन स्कल यानी मानव कपाल यानी खोपड़ी का साक्ष्य मिला। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मानव खोपड़ी का साक्ष्य होशंगाबाद से मिला है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि बेलर नदी घाटी से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो हड्डी की बेलर नदी घाटी से तात्पर्य क्या है? यह उत्तर प्रदेश से तात्पर्य क्या है? यमुना नदी, यह है यमुना रिवर, और यह है गंगा रिवर। दोनों आकर के उत्तर प्रदेश के प्रयाग जनपद में संगम में मिल जाती हैं, और यहां से यह आगे बढ़ती हैं। तो प्रयाग से यानी प्रयागराज जनपद में ही मिर्जापुर की तरफ से एक नदी आती है, वह बेलन रिवर है। बेलन नदी, तो बेलन नदी घाटी में के पास, बेलन नदी घाटी के क्षेत्रों में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ओके, हड्डी की बनी हुई, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो यह आप लोगों को जानना जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट यानी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद से, और प्रयागराज जनपद में बेलन नदी घाटी ओके के क्षेत्रों से पाई गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पटड़े नामक स्थल से, यानी अब देखिए पटड़े अथवा पटने जो साइट है, स्थल है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पटड़े, भटड़े, इनाम गांव, ये तीनों महाराष्ट्र के साइट है या स्थल है, महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में पड़ते हैं। तो पटड़े नामक स्थल से ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे के कवच, यानी जिसे एग सेल कहते हैं, यानी जो एग है यानी अंडा है, उसके ऊपर का जो कवर्ड कह लीजिए या कवच कह लीजिए, उसके एविडेंस मिले हैं यहाँ से। तो यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटड़े स्थल से जो महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है, किस स्थल से ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे के कवच पाए गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सिहावन जो साइट है यह भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो सिहावन साइट सोन नदी घाटी के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ से भी मानव के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं, यानी ह्यूमन स्केलेटन के एविडेंस मिले हैं यहाँ से भी। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिहावन स्थल से भी मानव के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर इन क्षेत्रों में भी इनके निवास मिले हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में होशंगाबाद से भी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, होशंगाबाद से भी मानव कपाल का साक्ष्य मिला। और इसका जो खोज किए थे होशंगाबाद से, वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख अरुण सुनकिया साहब ने वहां पर खोज किया था, तो उन्हें प्राप्त हुआ था। तो यह सारे जो पॉइंट थे यह पूर्व पाषाण काल के अथवा पूरा पाषाण काल के हैं। ओके, आप लोग इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, शॉर्ट में टू दी पॉइंट अच्छे से डिटेल हम लोग समझे। ये सारे एग्जाम के पॉइंट्स हैं। फिर हम लोग दूसरे काल पर डिस्कस करते हैं, यानी मध्य पाषाण काल पर। ओके।
मध्य पाषाण काल, स्टोन एज का जो पूर्व पाषाण काल था उसे तो हम लोगों ने देख लिया, पैलियोलिथिक एज। अब हम लोग मध्य पाषाण काल पर डिस्कस करते हैं, यानी मेसोलिथिक एज। ओके, यानी यह दूसरा काल है, ये सेकेंड काल है, यानी मध्य पाषाण काल दूसरा काल है। इसके बाद थर्ड काल आएगा जिसे उत्तर पाषाण काल अथवा नव पाषाण काल अथवा न्यू स्टोन एज के भी नाम से जाना जाता है, अथवा नियोलिथिक एज। ओके, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं इस मध्य पाषाण काल में, यानी मेसोलिथिक एज में। पहला पॉइंट कि इस काल का यानी मध्य पाषाण काल का विभाजन किसने किया और कब किया गया। तो मध्य पाषाण काल का विभाजन विद्वान C.L. कार्लाइल, ओके, C.L. कार्लाइल महोदय ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब किया? 1867 1867 में C.L. कार्लाइल महोदय ने मध्य पाषाण काल का विभाजन किया। ओके, पहला पॉइंट। अब हम लोग इस मैप पर आते हैं, इस इंडिया के मैप पर हम लोग आते हैं। इंडिया के मैप पर इसलिए कि इधर पाकिस्तान भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था। ओके, इसलिए मैप आपको बड़ा दिख रहा होगा। अब आते हैं हम लोग, तो प्राचीन समय का इंडिया इतना बड़ा था। ओके, यही नहीं, अगर सम्राट अशोक के समय में हम लोग चलेंगे और उनके ग्रैंडफादर यानी उनके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को सेटअप किया या स्टेबल किया, स्थापित किया, उसके संस्थापक भी थे। उन्होंने एक हेरात प्रांत भी जीता था फारस में। ओके, तो वह ईरान के क्षेत्रों में था, तो वहां तक हमारा बढ़ गया था, अफगानिस्तान से भी आगे चला गया था। ओके, इतना बड़ा साम्राज्य किसी भी शासक का नहीं था कि उत्तर पश्चिम में इतना तक पहुंच जाए। और फिर अशोक कलिंग को जीत करके सबसे बड़ा साम्राज्य सेटअप कर लिया, स्थापित कर लिया। ओके, तो पूरे भारत में देखा जाए तो सम्राट अशोक के इतना लार्ज या विशाल साम्राज्य किसी का नहीं था। इस पॉइंट को आप लोग जानते रहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, फिर हम लोग मौर्य डायनेस्टी में आया जाएगा तो डिस्कस कर लिया जाएगा। इसलिए यह इंडिया का मैप है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल की यह मुख्य साइट हम लिखे हैं, तो इन स्थलों को देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, तो यहाँ पर पहला साइट है सराय नहर महदहा दमदमा, और सराय नहर महदहा दमदमा, और यह देखिए उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह तीनों स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी में स्थित है। इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, यूपी में स्थित है। और इसके बाद कहां पर? प्रतापगढ़ जनपद में, यानी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और प्रतापगढ़ प्रयागराज के पास पड़ता है, या इसकी सीमा प्रयागराज से टच करती है या स्पर्श करता है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद जो प्रयागराज से के पास स्थित है, इस प्रतापगढ़ जनपद में पट्टी तहसील, ध्यान रखना है, पट्टी तहसील में यह तीनों साइट स्थित है। यानी यह तीनों स्थान या साइट मध्य पाषाण काल के सरायनहर, महदहा और दमदमा, ओके, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील में स्थित है। एक लाइन में दिमाग बैठा लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों साइट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस काल का। क्वेश्चन रहता है कि कौन सा साइट मध्य पाषाण काल का नहीं है, तो तीन तो सरायनहर, महदहा, दमदमा रहते हैं, और एक स्थल नवपाषाण काल का दे देता है, मेहरगढ़ दे देता है, बुर्जा होम दे देता है। पढ़ने के बाद हम लोग आपके क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के स्थल और हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के दो स्थल और हैं, एक चौपानी मांडो है, चौपानी मांडो, और लेखनिया। लेखनिया मिर्जापुर जिले में पड़ता है। ओके, तो लेखनिया मिर्जापुर जिले में पड़ता है और चौपानी मांडो प्रयागराज जनपद में पड़ता है। तो इस प्रकार सरायनहर, महदहा, दमदमा, चौपानी मांडो और लेखनिया, इतने साइट तो जो मध्य पाषाण काल के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद एक साइट है यहाँ पर वीरभान, आप लोग देख रहे होंगे, तो वीरभान साइट या वीरभान स्थल यह वर्तमान में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट साइट भीमबेटका और आदमगढ़, यह दोनों इंपॉर्टेंट है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमबेटका, आदमगढ़, यह नर्मदा घाटी वैली यानी नर्मदा रिवर के घाटी क्षेत्रों में स्थित है। ओके,
नर्मदा रिवर वैली के क्षेत्रों में यह दोनों साइट स्थित है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। लंगनाज गुजरात के क्षेत्रों में है। तो इतने साइट तो बड़े इंपॉर्टेंट है। अन्य साइटों पर भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम लोग देख लेते हैं। इतने पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। अब इस पॉइंट को तो हम लोग देख ही लिए, मध्यकाल के बारे में जो विभाजन किए थे सीएल कार्लाइल। अब इसके बाद हम लोग इस मध्य पाषाण काल के इंपॉर्टेंसी को हम लोग देख लेते हैं कि इस काल में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो हमारे आदि मानव थे, अर्लीस्ट ह्यूमन थे, सबसे पहले पशुपालन का कार्य प्रारंभ किए। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और सब पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया, फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए एनिमल हस्बेंड्री। और इस काल में जो सबसे पहला जो पशु पाले वह था वाइल्ड डॉग, यानी जंगली कुत्ता, यानी कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाए, ओके। और मध्य पाषाण काल में, इस प्रकार मध्य पाषाण काल में पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया गया। और पहला जो पशु था वह डॉग था, जिसे ये लोग पेट एनिमल के रूप में यानी पालतू पशु बनाए, ओके। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पशुपालन प्रारंभ हुआ, जंगली कुत्ते को पहले पाला। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस काल में और क्या हुआ। इस काल में आग का प्रयोग करने लगे, फायर का, आग के बारे में जानकारी मिलती है कि इसका प्रयोग करने लगे। और आग के, अब यह आप कहेंगे कि सर कहां से आग के प्रयोग यानी फायर, आग के यूज करने का साक्ष्य कहां से मिला है। तो यह तीनों साइट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर, महदहा और दमदमा, इन तीनों साइटों से हम लोग अभी आगे देखेंगे कि तीनों साइट से आग के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। और इन तीनों स्थलों से हमें ध्यान रखना है कि इन तीनों स्थलों से जो गर्त चूल्हे होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिट फायर, जो गड्ढे खोद करके जमीन में चूल्हा बनाया जाता है, वो चूल्हे भी मिले हैं, इन तीनों साइटों से मिले हैं। और उन चूल्हे में राख के एविडेंस मिले हैं। इस प्रकार यह पता लगता है कि इस काल में आग का भी ये लोग प्रयोग करने लगे, लेकिन अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। अच्छी तरह से आग का प्रयोग या भोजन पकाने का जो कार्य था वह नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल में ही किए, लेकिन यहाँ पर प्रयोग हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि देख लिया जाए तो यह तीनों साइट पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सराय, नाहर, महदहा और दमदमा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ से आग के प्रयोग, पशुओं के बारे में जानकारी, पशुपालन के बारे में भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है, भीमबेटका से भी मिलता है, आदमगढ़ से भी मिलता है, ओके। तो यहाँ पर गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है, यानी पीट फायर का साक्ष्य मिला है। गर्त चूल्हे से तात्पर्य ऐसे जमीन में गड्ढा खोद करके या चूल्हे का निर्माण किया जाता था, और इसमें राख के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर इन गर्त चूल्हे में जंगली जानवरों की अधजली हड्डियां भी मिली है। इसका मतलब यह है कि जंगली जानवरों को रोस्ट करने का काम करते थे, भूनने का भी कार्य करते थे, लेकिन इन जंगली जानवरों को पीस पीस यानी टुकड़ों में करने के लिए इनके पास कोई धारदार हथियार नहीं था। इसलिए पूरे जानवर की जो टोटल एब्सोल्यूट बॉडी होती थी, पूरे शरीर के साथ इस चूल्हे में डालने का प्रयास करते थे, यानी डाल करके भूनने का प्रयास करते थे, ओके। इस तरह के एविडेंस मिला है। कहां से मिला है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यह देख लेते हैं कि जंगली जानवरों की अधजली हड्डियां मिली है। और जो महदहा साइट है, ओके, जो महदहा साइट है, यही महदहा प्रतापगढ़ का महदहा साइट से यहां से भैंसे यानी भैंसे के अधजली हड्डियां मिली है, और उसका सिर इस गर्त चूल्हे में था, और विथ हॉर्न यानी सींग के साथ इसका कुछ हिस्सा जो इस गर्त चूल्हे में था, और अधजली मतलब अधजली रूप में था। इसका मतलब यह है कि अच्छी तरह से वह भून नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि शेष हिस्सा उसका वैसे ही था, इसीलिए अधजली हड्डियां कहते हैं कि यहीं से प्राप्त हुई है। यानी महदहा नामक साइट से यह एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस स्थल से गर्त चूल्हे में यानी गर्त चूल्हे यानी पिट फायर में भैंसे की अधजली हड्डियां मिली है, तो वह साइट है महदहा, ध्यान रखना है, ओके, महदहा से। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि तीनों स्थलों से गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है, लेकिन महदहा नामक स्थल से एक गर्त चूल्हे में
भैंसे की अधजली हड्डियां मिली है, उसका सिर भुना हुआ है यानी जला हुआ है और विथ हॉर्न सींग के साथ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि इन तीनों स्थलों से सराय नहर, मालनहा और दमदमा से मानव समाधियों का भी साक्ष्य मिला है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मध्य पाषाण काल में गर्द चूल्हे का साक्ष्य मिला, पालतू जानवर का भी एविडेंस हमें दिखाई पड़ता है, जंगली कुत्ते को सर्वप्रथम पाले। इसके बाद मानव समाधि का भी साक्ष्य मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आदि मानव लोग इनके जो लोग थे, साथ रहते थे, उनकी डेथ हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर उन्हें जमीन में दफना दिया जाता था, यानी ब्यूरेट कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। ओके, इसलिए मानव समाधि का साक्ष्य मिला है और तीनों स्थलों से मानव समाधियों का साक्ष्य मिला है। लेकिन दमदमा नामक स्थान से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दमदमा नामक स्थल से सबसे अधिक समाधि का साक्ष्य मिला है 41 समाधियों का साक्ष्य मिला। ओके, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दमदमा नामक साइट से 41 मानव समाधियों का साक्ष्य मिला है। इसके बाद कुछ समाधियां अंडाकार भी मिली हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ समाधियां अंडाकार, यह सराय नहर से एक समाधि जो प्राप्त हुई है वह अंडाकार। अंडाकार का जो शेप होता है, एक तरफ थोड़ा चौड़ा होता है और दूसरे तरफ पतला होता है, ऐसे होता है। ओके, तो इस तरह से साक्ष्य मिला है, इसमें मानव को दफन किया गया था। ओके, तो अंडाकार समाधि के भी साक्ष्य मिले, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, इसके बाद मालनहा साइट से युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं, यानी युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आप स्त्री पुरुष कपल कह सकते हैं, उनके भी साक्ष्य मिले हैं इस तरह के, एक ही कब्र से। ओके, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधि का भी साक्ष्य मिला है यहाँ से। अगला है कि यहाँ से प्राप्त एक समाधि में, यहाँ से मालनहा से प्राप्त एक समाधि में जो पुरुष की कब्र है, ओके, समाधि में एक पुरुष कंकाल के जो गले में एक नेकलेस पाया गया है। नेकलेस, अब नेकलेस किसका था? नेकलेस मतलब हार मिला है, हार किसका था? तो वह हिरण के सींग का, यानी डियर के और यानी सींग का वो बना हुआ माला था, यानी नेकलेस था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मालनहा नामक स्थान से जो एक पुरुष कंकाल का साक्ष्य मिला है, वहां उसके गले में हिरण के सींग के नेकलेस यानी हार पाए गए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब ध्यान। अगला साइट है, स्थल है चौपानी मांडो। ओके, चौपानी मांडो को हम लोगों ने देखा था, फिर यहाँ पर डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित है और प्रयागराज के मेजा ब्लॉक में या मेजा तहसील में यह साइट पड़ता है, चौपानी मांडो। और यह यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लघु पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण का मतलब पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स, लेकिन वह इनके जो आकार थे पूर्व काल की अपेक्षा छोटे, यानी लघु स्मॉल आकार के, छोटे और स्मूथ चिकने। ओके, तो लघु पाषाण उपकरण यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से 6 यानी 6 नर कंकाल के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी मानव कंकाल के, नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। 6 यहाँ से नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ओके, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौपानी मांडो कहाँ स्थित है यूपी पीसीएस में, तो यह इस बार भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पहले इलाहाबाद नाम था, लेकिन अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, इसलिए हो सकता है कि ऑप्शन में प्रयागराज दे दिया जाए। तो ध्यान रखना है कि प्रयागराज जनपद में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में चौपानी मांडो स्थित है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण और 6 नर कंकाल के भी एविडेंस मिले हैं, यानी साक्ष्य मिले हैं। अगला साइट है लेखनिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है लेखनिया भी। यह भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है, यानी यूपी के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है। और यहाँ से भी इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि यह, अब मिर्जापुर जनपद से तात्पर्य क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग बुक में। हालांकि कुछ बुकों में नहीं भी लिखा रहता है, या लिखा भी रहेगा तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो यह मिर्जापुर जनपद से तात्पर्य है विंध्य पर्वतमाला, यानी विंध्य की पहाड़ी में यह स्थित साइट है, स्थल है।
ओके, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी, कि कौन सा स्थल पाषाण काल का, कौन मध्य पाषाण काल का कौन सा साइट स्थल जो विंध्य पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। ओके, तो वहां पर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, लेखनिया मिर्जापुर, मिर्जापुर जो जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, यह विंध्य पर्वतमाला यहाँ तक फैली हुई है, विंध्याचल जिसको कहते हैं। ओके, तो लेखनिया और विंध्याचल मंदिर भी मिर्जापुर में है, उसी के आधार पर नाम पड़ा है। ओके, तो लेखनिया साइट मिर्जापुर जनपद में, उत्तर प्रदेश के, और यहाँ से इंपॉर्टेंस यह है कि मध्य पाषाण काल का यह स्थल है। यहाँ से 17 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला। ओके, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 मानव कंकाल के यहाँ से एविडेंस, वी फाउंड एविडेंस, यानी साक्ष्य पाए गए हैं, मिले हैं, जिसमें से 10 पुरुष के हैं। ओके, यानी 10 पुरुष के हैं। इसके बाद 3 स्त्री के हैं कंकाल, और शेष जो बचते हैं 4 वो बच्चों के हैं। इस प्रकार 4, 3, 7 और 10, 17, यानी 10 पुरुष के, 3 स्त्री के और 4 बच्चे का कंकाल है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अगला साइट है भीमबेटका, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भीमबेटका, ओके, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और वह भी नर्मदा नदी घाटी, ओके, नर्मदा वैली, रिवर वैली के क्षेत्र में स्थित है, रायसेन जिले में यानी जनपद में स्थित है। यहाँ से भी मानव निवास यानी मानव के गतिविधियों, रहने की गतिविधियों का साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है। ओके, इसके अलावा यहाँ से भी पशुपालन के भी एविडेंस मिले हैं। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यहाँ से रॉक शेल्टर के साक्ष्य मिले हैं, जिसे रॉक पेंटिंग कहते हैं, अथवा हिंदी में इसे शैल चित्र अथवा शिलाश्रय। ओके, यह एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शिलाश्रय अथवा रॉक शेल्टर या शैल चित्र या रॉक पेंटिंग, ओके, यानी शिलाओं पर जो केव थे, पहाड़ों में जो केव गुफा थे, उनके दीवारों पर एक चित्र बने हैं, इसीलिए इसे रॉक शैल चित्र के नाम से या रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, और कुल कितने चित्र मिले हैं? 500 यहाँ से मिले हैं अभी तक, जो सुरक्षित है, शेष तो नष्ट हो चुके हैं। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट कि शिलाश्रय के या रॉक शेल्टर या रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में मिले हैं, पहली बार ध्यान रखना है। ओके, गलत नहीं आप लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शैल चित्र के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिले हैं। कहां से मिला है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिला है। भीमबेटका जो साइट है, स्थल है, वह रायसेन जिले में स्थित है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो रॉक शेल्टर है यानी रॉक शैल चित्र है, रॉक पेंटिंग है, यह किसके हैं? इस पर सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं शिकार के, हंटिंग के। आदि मानव अपने जीवन में क्या करते थे? हंटिंग ही ज्यादा करते थे, शिकार, इसलिए शिकार के चित्र अधिक मिले हैं। इसके बाद युद्ध के भी ग्रुप में रहते थे, इसलिए युद्ध के भी दृश्य का साक्ष्य मिला है। ओके, और नृत्य का भी मिला है, लेकिन सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वह शिकार के, हंटिंग के। ओके, अगले साइड पर हम लोग आ जाते हैं आदमगढ़। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आदमगढ़ यह भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके, यहाँ से भी मानव निवास या मानव के गतिविधियों का साक्ष्य मिला है। ओके, और मानव कहाँ रहते थे? आप लोगों को पहले ही हम लोग पूर्व पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में हम लोग देखे कि मानव जो है कहाँ पर रहते थे? आदि काल यानी पाषाण काल के जो मानव थे, जिन्हें आदि मानव कहा जाता था, ये लोग मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल में ये लोग इनका परमानेंट आप कह लीजिए कि हाउस नहीं था, अस्थायी निवास नहीं था, इसलिए ये लोग कंदराओं में, गुफाओं में, वृक्षों पर रहते थे। ओके, और अस्थायी निवास इनका रहता था, परमानेंट हाउस इनका नहीं रहता था। तो गुफाओं का कब उपयोग करते थे? वर्षा के समय में, आकाशीय बिजली झंझावात के समय में, इत्यादि के समय में, तूफान के समय में। ओके, और जबकि खुले समय में या वृक्षों पर लोग रहते थे अपनी सुरक्षा के लिए। इनको भी तो अपनी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आप जंगल में रह रहे हैं, जंगली वाइल्ड एनिमल के साथ रह रहे हैं, जंगली जानवरों के साथ रह रहे हैं। तो जंगली जानवर भी कभी भी मानव को पा जाएंगे, मिल जाएंगे, तो वह उन्हें भी तो मार डालेंगे, खा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी, वह जंगली जानवर भी हम लोगों की हत्या करते हैं, हम लोगों को मार डालते हैं। तो मानव को भी तो खतरा था जंगली जानवरों से,
इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए यह वृक्षों पर ग्रुप में रहते थे, समूह में रहते थे। ओके, अपनी सुरक्षा के लिए और गुफाओं, कंदराओं अथवा वृक्षों पर रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आदमगढ़। आदमगढ़ को हम लोग देख लेते हैं। यह भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में स्थित है। यहाँ से भी मानव के रहने का या मानव गतिविधियों का साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर भी मानव रहते थे गुफाओं, कंदराओं से। और यहाँ से भी पशुपालन के एविडेंस मिले हैं, पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आदमगढ़, यहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं हम लोगों ने देखा भीमबेटका से, तो भीमबेटका और आदमगढ़ इन दोनों साइट से शैल चित्र के यानी रॉक पेंटिंग के एविडेंस मिले हैं। ओके, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। पशुपालन के लिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया है आदमगढ़। ध्यान रखना है, क्योंकि मध्य पाषाण काल के और स्थल नहीं दिए गए हैं, नव पाषाण काल के दिए गए हैं। इसके बाद उसमें एक ऑप्शन आदमगढ़ है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि तब आदमगढ़। हमेशा इस जो इंपॉर्टेंट साइट है इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो 3 स्थल, या तो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 4 साइट जो होता है, 4 स्थल नव पाषाण काल का दे देता है, एक मध्य पाषाण काल का, या फिर 3 साइट स्थल जो है मध्य पाषाण काल के रहते हैं और एक नव पाषाण का रहता है। तो पूछा जाता है कौन मध्य पाषाण काल का नहीं है, या कहां से सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला, तो नव पाषाण काल का स्थल रहता है, तो आप मेहरगढ़ भी मार देते हैं। ओके, तो इस तरह के कोल्डिहवा भी लगा देते हैं। तो इस तरह हमेशा ध्यान रखना है कि उस ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो यह इंपॉर्टेंट थे मध्य पाषाण काल के, या इंपॉर्टेंट जो साइट थे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस किए। ओके, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज। ओके, और तीसरा जो भाग है नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज। ओके, इस काल की जो इंपॉर्टेंसी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम लोग उस पर डिस्कस करते चलते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नव पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज के बारे में सर्वप्रथम इस भाग को या नियोलिथिक एज को डिवाइड किसने किया, या नियोलिथिक एज के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया, तो उस विद्वान का नाम है सर जॉन लुबाक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, तो सर जॉन लुबाक साहब ने नव पाषाण काल का विभाजन किया था, क्लासिफिकेशन किया था इसका। ओके, पाषाण काल से। इसके बाद अब अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि इस काल के इंपॉर्टेंट साइट देख लेते हैं, यानी महत्वपूर्ण जो स्थल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सा स्थल नव पाषाण काल का है। ओके, तो जितने इंपॉर्टेंट साइट हैं, स्थल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला साइट इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़। अब इसका लोकेशन भी हम लोग देखते चलते हैं। तो मेहरगढ़ का लोकेशन अगर वर्तमान में देखा जाए तो यह पाकिस्तान देश में पड़ता है, और पाकिस्तान देश के यह बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ओके, और इसके बाद हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे मेहरगढ़ के बारे में, अन्य साइट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले हम लोग इनका लोकेशन देख लेते हैं, साइटों का जो इंपॉर्टेंट है। तो मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ओके, अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। अगला साइट है बुर्ज होम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हमेशा पूछा जाता है। तो यह बुर्ज होम या बुर्जा होम, और इसके बाद गुफकराल, यह दोनों साइट वर्तमान में देखा जाए तो भारत में पड़ते हैं, इंडिया में, और इनकी स्थिति है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में बुर्ज होम और गुफकराल साइट है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले साइट पर हम लोग बढ़ते हैं कोल्डिहवा और महगड़ा। कोल्डिहवा महगड़ा, तो यह इंपॉर्टेंट साइट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो कोल्डिहवा और महगड़ा यह दोनों स्थल पड़ते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। यह दोनों साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है, और कहां पर, गंगा घाटी में स्थित है, और प्रयागराज जनपद में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में कोल्डिहवा और महगड़ा ये दोनों साइट स्थित है। ओके, और वह भी बेलन नदी घाटी, बेलन नदी जो है, बेलन रिवर जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ओके, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह साइट दोनों इंपॉर्टेंट है। कोल्डिहवा और महगड़ा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में गंगा की सहायक नदी बेलन नदी घाटी में स्थित है। ओके, अगला साइट इंपॉर्टेंट हम लोग आज देख लेते हैं
लहुरा देव, लहुरा देव इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार ये पूछा गया है। लहुरा देव यूपीएससी में भी मैच करने में पूछा गया है। लहुरा देव नया साइट है या न्यू साइट है, अभी नया स्थल खोजा गया है जल्द ही, हाल में ही। तो यह उत्तर प्रदेश, यह भी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ओके, यानी डिस्ट्रिक्ट संत कबीर में स्थित है। इस प्रकार 3 इंपॉर्टेंट साइट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, लहुरा देव, कोल्डियमा और मागड़ा। ओके, अगले साइट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो साइट है हम लोग एक यहाँ पर लिखे हैं चिराद। चिराद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिराद बिहार स्टेट में पड़ता है और सारण जनपद में। तो यहाँ पर ये बिहार का लोकेशन है यहाँ पर, तो यह सारण, यह चिराद जो स्थल है, साइट है, यह बिहार में पड़ता है, चिराद। ओके, अगले स्थल की ओर हम लोग साइट की ओर बढ़ते हैं। बालाथल, गणेश्वर और बांगूर, यह तीनों इंपॉर्टेंट साइट है। यह तो हम लोग उत्तर प्रदेश में बुर्ज होम, गुफकराल ये देख लिए, और लहुरा देव। ओके, इसके बाद कोल्डियावा, ये बुर्ज होम, गुफकराल ये जम्मू कश्मीर में हम लोग देखे हैं, ये जम्मू कश्मीर में जनपद हो गया, ये साइट हो गया स्थल। इसके बाद यह कोल्डियावा और मागड़ा यह उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हम लोग देख लिए। इसके बाद ये चिराद है, सारण यह है बिहार में इंपॉर्टेंट। इसके बाद बालाथल, गणेश्वर और बागोर यह राजस्थान में है। ओके, यह तीनों साइट राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत के कुछ साइट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें है टेक्कलकोट, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, कुपगल, हेमिंगो, मास्की। ये जो 6 साइट है यानी 6 स्थल है इस काल के, यानी नियोलिथिक एज के, नवपाषाण काल के, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो 6 साइट है यह कर्नाटक राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पिकलीहल बहुत बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैच करने में भी। तो पिकलीहल, कुफकल, ब्रह्मगिरी, हेमिंगो भी यूपीपीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मास्की भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट साइट है। तो यह सभी कर्नाटक राज्य में है। ओके, इंपॉर्टेंट। अब हम लोग यह देखेंगे कि इन साइटों में, इन स्थलों से क्या क्या मिला है, इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम के लिए के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है। एक स्थल और है, साइट है पायमपल्ली। पायमपल्ली को हम लोग देख लेते हैं। यह वर्तमान में तमिलनाडु स्टेट में है, स्थित है, यानी तमिलनाडु राज्य में स्थित है पायमपल्ली। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। और इन सभी स्थलों में सबसे इंपॉर्टेंट मेहरगढ़ और कोल्डियमा, ये 2 स्थल सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं किसी न किसी रूप में। अब हम लोग नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण की जो प्रमुख विशेषता है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर एक एक साइट को, जो इंपॉर्टेंट साइट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इस काल की जो सबसे प्रमुख जो विशेषता है वह है फर्स्ट टाइम स्टार्ट एग्रीकल्चर, यानी कृषि के बारे में पहली बार इनको ज्ञान हुआ या कृषि कार्य करना प्रारंभ किए। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट एग्रीकल्चर, ओके, फ्रॉम दिस पीरियड। तो इस प्रकार नवपाषाण काल में कृषि कार्य इन लोगों द्वारा, आदि मानव द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके बाद क्या है, तो यह तो एकदम न्यू काम है, न्यू वर्क है, नया है। इसके बाद इस काल में पशुपालन बड़े पैमाने पर करने लगे, लार्जेस्ट रूप में करने लगे। ओके, पशुपालन बड़े पैमाने पर करने लगे। और जो एक नया वर्क हुआ, कार्य किए या नई विशेषता, वह है परमानेंट हाउस यानी अस्थाई निवास। अब इस काल में लोग अस्थाई निवास बना करके, अस्थाई निवास बनाने लगे, यानी हाउस यानी भवन बना करके रहने लगे, यानी अपना अस्थाई निवास बना लिए। ओके, इसके पहले मध्य पाषाण काल अथवा पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में इनका अस्थाई निवास नहीं होता था। ओके, अस्थाई हाउस में यानी मकानों में, भवनों में रहते थे। कहीं इस स्थान पर आगे बढ़ गए, फिर वहां पर रुके, वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन इस नवपाषाण काल में जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव थे, अर्लीस्ट ह्यूमन थे, परमानेंट हाउस बना करके रहने लगे, यानी एक स्थान पर रहना प्रारंभ किए। ओके, तो अस्थाई निवास। और इनके जो हाउस होते थे, जो भवन होते थे, वो किसका बनाते थे, उनकी दीवारें, वाल जो होती थी मिट्टी की होती थी, और उसका जो
रूफ यानी छत होता था, एक हट कह लीजिए झोपड़ी, घास फूस जो छत होता था, रूफ होता था, वो घास फूस का होता था, झोपड़ी के तरह होता था। ओके, तो इस प्रकार अस्थायी भवन बना करके रहने लगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस काल में आग का प्रयोग अच्छी तरह से करने लगे, यानी बड़े पैमाने पर करने लगे, यानी यूज्ड ऑफ फायर, आग का प्रयोग करने लगे। और आग का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि भोजन को अच्छी तरह से पका करके खाने लगे। जैसे इसके पूर्व के दोनों कालों में, मध्य पाषाण काल में आग का यूज या प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते थे, भोजन को अच्छी तरह से वो पका नहीं पाते थे, इस रूप में या भोजन अच्छी तरह से पकाने के विधि या के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं हो पाया था। ओके, लेकिन इस काल में भोजन को अच्छी तरह से पका कर खाने लगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। ओके, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, और मिट्टी के बर्तन बनाने लगे तो मिट्टी के जो बर्तन थे दो तरह से बनते थे, हाथ से बाई हैंड एंड चाक। चाक से तात्पर्य है पोटर्स व्हील, यानी जैसे कुम्हार का चाक। ओके, तो पोटर्स व्हील पर भी बनाने लगे और हाथ से भी बनाने लगे, यानी इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला या ज्ञान हुआ, या आविष्कार भी कह सकते हैं। ओके, तो ज्ञान हुआ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के को यह बनाने लगे, यानी पहिए के बारे में पहली बार जानकारी हमें इस पूरा पाषाण काल में मिलती है, या पूरा पाषाण काल के जो आदिमानव थे फर्स्ट टाइम पहिए का आविष्कार किए या पहिया बनाने लगे। और यह पहिया किसका होता था, तो यह स्टोन का होता था, पत्थर का होता था। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर देखना है कि एग्रीकल्चर में एक एक साइड से यानी स्तरों से लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां से फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिलता है, और नवपाषाण काल के जो मानव थे यह सबसे पहले किस कृषि का यानी किस फसल को उगाए, और फिर उसके बाद किसको उगाए, कहां से इनको गेहूं के बारे में और जौ के बारे में खेती करने का साक्ष्य मिलता है, कहां से चावल के बारे में एविडेंस मिलता है। ओके, तो इस बारे में हम लोग, और किस स्थान से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी एविडेंस मिलता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग एक एक साइड को एक्सप्लेन कर लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट को हम लोग देखते हैं मेहरगढ़ को। ओके, तो मेहरगढ़ के लोकेशन पर हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह यह है कि यहाँ से ही सर्वप्रथम कृषि के बारे में हमें एविडेंस मिलते हैं। वी फाउंड एविडेंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। ओके, तो यहीं से हमें एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। और कृषि में क्या मिलते हैं हमें, गेहूं, जौ और कपास। यहाँ से गेहूं, जौ और कपास के फसल उगाने का एविडेंस मिला है, या साक्ष्य मिलता है, या प्रमाण मिला है कि मेहरगढ़ के जो लोग थे, आदिमानव थे, वह गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। ओके, गेहूं से मतलब है व्हीट, जौ से तात्पर्य है बेरले, एंड कपास से तात्पर्य है कॉटन। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछ देता है। और आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन यह पूछ देता है कि किस स्थल से नवपाषाण काल के किस साइट से यानी किस स्थल से चावल की खेती करने का साक्ष्य मिला है, अथवा धान की खेती करने का साक्ष्य मिला है, अथवा पेड़ी। ओके, तो उसमें आप लोग मेहरगढ़ को ही टिक कर देते हैं। तो मेहरगढ़ को टिक नहीं करना है। ओके, अब क्या है, मेहरगढ़ को अगर गेहूं पूछे, जौ पूछे या कपास, इस तरह के क्वेश्चन रहे, या यूनिवर्सल क्वेश्चन रहे कि कृषि का साक्ष्य कहां से फर्स्ट टाइम मिलता है, तब आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। लेकिन अगर चावल की खेती के बारे में कहता है तब मेहरगढ़ को टिक करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मेहरगढ़ से पेड़ी के फसल के एविडेंस नहीं मिले, यानी धान की फसल अथवा चावल की खेती करने का साक्ष्य नहीं मिला है। कहां से मिला है हम लोग आगे डिस्कस अभी करते हैं, लेकिन यहां से आपको ध्यान रखना है कि गेहूं, जौ और कपास। इसी तरह यूपीएससी का क्वेश्चन कर देता है कि मेहरगढ़ से
क्या चीज का यानी किस चीज के एविडेंस नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे गेहूं रहता है यानी व्हीट रहता है, जव यानी बेरले रहता है, कपास यानी कॉटन रहता है, एंड उसमें डी नंबर पर या चौथे नंबर पर फोर्थ जो नंबर होता है उस पर राइस यानी चावल दे देता है, तो पेडी दे देता है। तो आप लोगों से 1 2 3 करना रहता है, तो उपरोक्त सभी भी कर देते हैं आप लोग, लेकिन वहां पर चावल नहीं रहेगा। एविडेंस यहाँ से मेहरगढ़ से चावल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ओके, तो कृषि का साक्ष्य तो मिला, लेकिन कृषि में गेहूं के, जौ के और कॉटन यानी कपास के। ओके, ये अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, पशुपालन का साक्ष्य मिला, ठीक है। यहाँ पर अस्थाई निवास यदि यहाँ पर लोगों के रहने का साक्ष्य मिला, और वह भी परमानेंट रूप से, अस्थाई रूप से। भवन का साक्ष्य मिला, यानी उनके भवन होते थे जिसकी दीवारें मिट्टी की होती थी, कच्ची मिट्टी की, तो और उस पर 4 कमरे का यानी आयताकार और वर्गाकार यहाँ से भवन के एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो उसकी दीवारें मिट्टी की होती थी, कच्ची मिट्टी की, और उस पर जो छत होता था वह घास फूस का होता था या घास फूस की झोपड़ी कह लीजिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भवन के, अस्थायी भवन के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन हाथ और चाक दोनों से निर्मित मिले हैं। ओके, जो जैसा कि हम लोग आगे डिस्कस कर लिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ब्यूरियल के, वी फाइंड अ ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, यानी यहाँ से कब्र के एविडेंस मिले हैं यानी साक्ष्य मिले हैं कब्र का, यानी एक कब्र मिला है जिसमें मृतक के साथ, ध्यान रखना है, जो मृतक है यानी जो व्यक्ति मर गया है उसे दफनाया गया है, और उसके कब्र में यानी ब्यूरियल में, कब्र में उस मृतक के साथ 2 बकरी को भी दफनाया गया है। ओके, तो यह भी एविडेंस मिलता है कि मेहरगढ़ से एक कब्र मिली है, उस कब्र में मृतक के साथ यानी मानव के साथ 2 बकरी को भी दफनाए जाने का यानी गोट्स को भी दफनाए जाने का एविडेंस मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, यहाँ से एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें मृतक के साथ 2 बकरी को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेहरगढ़ से, यानी कब्र का साक्ष्य मिला और उसमें मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने का। एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला, गेहूं, जौ और कपास की खेती करने का एविडेंस। पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता था। अस्थायी निवास का साक्ष्य मिला, मिट्टी के बर्तन मिले। ओके, अब हम लोग अगले पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, बुर्जा होम और गुफकराल पर, बुर्ज होम पर। ओके, और बुर्ज होम को हम लोग देखे ही हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि यह बुर्ज होम जो साइट है वर्तमान में इंडिया यानी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंसी क्या है? इंपॉर्टेंसी यह है कि यहाँ पर भी मानव निवास का साक्ष्य मिला, एविडेंस मिला है, पशुपालन का भी एविडेंस मिला है, और यहाँ पर जो हाउस है, भवन का भी साक्ष्य मिला है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ओके, जहां जहां डिफर है वहां स्थलों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां पर सारी समानताएं इक्वल है, समान है, वहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि टू द पॉइंट हम लोग चल रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण को से, इस एग्जाम को ध्यान में रख करके। तो देखिए अब अंतर क्या है, यहाँ पर जो भवन बनाए गए हैं या बुर्ज होम और गुफकराल, ये दोनों साइड ध्यान रखना है। तो बुर्ज होम में जो साइट मिले हैं, जो भवन मिले हैं, ओके, बुर्ज होम साइड से जो हाउस मिले हैं उन्हें गर्त निवास कहा गया है, जिसे पीट हाउस कहते हैं। गर्त निवास अथवा पीट हाउस क्या होता है? जमीन के अंदर, ओके, गर्त मीन्स, पीट मीन्स तो गड्ढा होता है, जमीन के अंदर खोद करके भवन बनाए गए थे, यानी जमीन के ऊपर नहीं। जबकि मेहरगढ़ में हम लोग देखे हैं या वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि जमीन के ऊपर हम लोग भवन बनाते हैं, लेकिन बुर्ज होम से जमीन के अंदर भवन बनाए जाने का साक्ष्य मिला है, जिसे गर्त निवास कहते हैं या पीट हाउस कहते हैं। ओके, और इसका जो हेड होता था, हेड कह लीजिए या डोर कह लीजिए या दरवाजा कह लीजिए या एंट्री डोर कह लीजिए, उस वह वृत्ताकार होता था, यानी यह भवन वृत्ताकार थे। ओके, और यह वृत्ताकार होता था, लेकिन इसका जो बेस होता था यानी जो नीचे का आधार होता था वह ऊपर के कंपैरिजन में चौड़ा होता था, लगभग 2 गुना होता था। ओके, और इसी से इसमें एंट्री करते थे लोग और इसमें आराम से इस गर्त निवास में रहते थे। ओके, यानी बुर्ज होम का जो एरिया है जम्मू कश्मीर का ठंडे प्रदेशों का है, इसलिए यहाँ पर यह गर्त निवास बना करके रहते थे। यह इंपॉर्टेंट है कि कहां से
पूरा पाषाण स्थल से यानी किस स्थल से गर्त निवास का साक्ष्य मिला है या जमीन के अंदर भवन बना करके मानव आदि मानव के रहने का प्रमाण मिला, एविडेंस। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगभग 16 गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मिट्टी के भी बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी कब्र का यानी ब्यूरियल के एविडेंस मिले हैं, वी फाउंड है ब्यूरियल। ओके, फ्रॉम बुर्जाहोम, तो यहाँ से भी ब्यूरियल यानी कब्र का साक्ष्य मिला है। और जो यहाँ से एक ब्यूरियल मिला है यानी कब्र मिला है, इसमें मृतक के साथ डॉग यानी कुत्ते को भी दफनाया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। ओके, यानी मृतक के साथ इस ब्यूरियल यानी कब्र में मृतक के साथ और डॉग को भी दफनाया गया है, यानी कुत्ते की भी हड्डियां मिली है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां से। अब कुछ विद्वान इसे मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण ऐसे लिख देते हैं, हो सकता है मे भी उसका ऑनर रहा हो, डॉग का स्वामी रहा हो, तो दोनों को एक कब्र में दोनों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किस साइड से स्थल से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। हो सकता है मालिक अपने कुत्ते से ज्यादा स्नेह रखता हो, प्रेम रखता रहा हो, और तो इसलिए उसकी इच्छा रही होगी नहीं मालिक को कुत्ते को भी हमारे साथ वफादार रहा हो और कुत्ते को भी हमारे साथ ही दफनाइएगा, तो ऐसा किया गया होगा मे भी। लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस स्थान से कब्र मिली है जिसमें व्यक्ति मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, तो वह है बुर्जहोम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब हम लोग गुफ करार पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यह भी जम्मू कश्मीर में है। इस स्थल से भी मानव निवास का साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है, मिट्टी के बर्तन के एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिला है। लेकिन यहाँ पर गर्त निवास के भी साक्ष्य मिले हैं। ओके, इसी तरह के गर्त निवास यानी पीट हाउस का एविडेंस गुफ करार से भी मिला है। लेकिन डिफर क्या है बुर्जहोम से, आपके एग्जाम में क्यों पूछ देता है? क्योंकि गुफ करार से ब्यूरियल यानी कब्र का साक्ष्य नहीं मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, इसे एग्जाम में पूछा जाता है, श्योर है, सर्टेन। और आएगा भी, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अपना अनुभव मैं बता रहा हूं और आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हम आप लोगों के समय का बड़ा ही ध्यान रखते हैं कि आप लोगों का समय न नुकसान हो, इसीलिए एडिशनल बातें मैं कोई भी नहीं करता हूं जिसे फालतू बात करते हैं, कोई भी नहीं। टू दी पॉइंट हम आप लोगों को पॉइंट पर भी ही डिस्कस करते हैं। और पढ़ने के बाद आप लोग हम कहां पर हमारी संस्था है, कहां पर हम टीच करते हैं सिविल स्टूडेंट को यानी एस्पिरेंट को, तो आप लोग भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो आकर के पढ़ लीजिएगा। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर टू दी पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, एग्जाम के बाद हम लोग इन बातों पर डिटेल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुफ करार भी जम्मू कश्मीर में, यहाँ से मानव निवास का साक्ष्य मिला, मानव निवास के साथ साथ पशुपालन का भी साक्ष्य मिला, मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या नहीं मिला? यहाँ से ब्यूरियल यानी कब्र का एविडेंस नहीं मिला है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं कोल्डिहमा साइट। कोल्डिहमा साइट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित है। लेकिन यहाँ पर मैप में जगह कम है, लेकिन हम ऊपर ये बना देते हैं। ये गंगा नदी आ रही है, ओके, ये यमुना नदी आ रही है, आ करके यहाँ पर संगम में ये गंगा नदी, गंगा रिवर, यह है यमुना रिवर, दोनों आकर के प्रयाग जनपद में या प्रयागराज कह लीजिए, प्रयागराज जनपद में संगम में आकर के मिल जाती है। और यहां से फिर यह आगे बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है यानी जनपद है, उधर से एक रिवर आती है बेलन नदी। ओके, तो बेलन रिवर जो आ रही है, बेलन नदी आ रही है, तो यह मेजाज के पास नियरेस्ट नजदीक आकर के यह इस गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी आगे इधर काशी यानी वाराणसी होते हुए आगे बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाली खाड़ी में चली जाती है। ओके, तो यहाँ पर जब आती है तो यहीं पर क्या है, और इधर से टोंस नदी आती है और एमपी के तरफ से। ओके, तो आकर के मिलती है। तो इसी के वैली यानी गंगा यमुना और बेलन कह लीजिए, और यहाँ पर स्पेशली बेलन घाटी, तो बेलन घाटी में ही एक कोल्डिहमा साइट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कोल्डिहमा साइट पड़ता है। ओके, यानी बेलन नदी घाटी में, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इस बेलन नदी घाटी में और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी या उत्तर भारत की मुख्य नदी गंगा नदी है। ओके, और तो इस बेलन नदी घाटी में ही फर्स्ट टाइम यहाँ से कोल्डियमा से मानव निवास के भी एविडेंस मिले हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के भी एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिला है। ओके, और यहाँ पर अस्थायी भवन के भी साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर वृत्ताकार भी झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, कृषि करने का भी साक्ष्य मिला है, एग्रीकल्चर मिला है। लेकिन कृषि में डिफर क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ से पेड़ी यानी धान यानी चावल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बेलन नदी घाटी से कोल्डियमा साइड से जो यहाँ पर है, यहाँ से फर्स्ट टाइम हमें चावल की खेती करने का प्रमाण मिलता है या चावल की फसल। और वो अभी मिला क्या है, पेड़ी यानी जो धान होता है उसका ऊपर का जो खोखला या चैफ कह लीजिए भूसी, वो उसके कार्बनिक अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार चावल की खेती करने का साक्ष्य गंगा घाटी में मिले हैं, वह भी बेलन नदी घाटी और साइड कोल्डियमा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और यहाँ से मागड़ा से भी यानी कोल्डियमा के पास, यह भी बेलन नदी घाटी में ही है स्थित है मागड़ा, और यहाँ से भी चावल की खेती करने का साक्ष्य मिला। ओके, तो ये दोनों साइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में आपसे कोल्डियमा ही पूछता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं लवरा देवा। लवरा देवा भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद में स्थित है। यहाँ पर भी मानव निवास का साक्ष्य मिला, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले, यहाँ से भी लघु पाषाण उपकरण यानी आप कह लीजिए स्टोन टूल्स, स्मॉल स्टोन टूल्स मिले, माइक्रो ओके तो मिले। और यहाँ से एग्रीकल्चर कृषि के भी साक्ष्य मिले, कृषि में स्पेशली यहाँ से भी धान की खेती करने का साक्ष्य। तो ये उत्तर प्रदेश के तीनों जो स्थल है, आपसे कह लीजिए कि इधर पूर्वी घाटी से जो स्थल है यहाँ पर चावल की खेती करने का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर लवरा देवा यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, नवीन साइट भी है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं चिराग। चिराग जो बिहार में पड़ता है, सारण डिस्ट्रिक्ट में, हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंसी क्या है कि यह बिहार में पूर्वी स्थल है, तो यहाँ पर खेती करने का साक्ष्य मिला, मानव के रहने का साक्ष्य मिला। ओके, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन का बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिला। और यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर भी लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य मिले। यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं यानी शिकार में जो प्रयोग किए जाते हैं स्टोन टूल्स, तो उपकरण में यहाँ से हड्डी के भी उपकरण मिले हैं, यह इंपॉर्टेंट है। ओके, हड्डी के भी उपकरण है। यहाँ पर कृषि भी बड़े पैमाने पर किया जाता था, और हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं चिराग से, यह पहला साइट है। उन हड्डी के उपकरणों में हिरण के सींग यानी डियर के हॉर्न यानी सींग के बने जो औजार कह लीजिए टूल्स है, वह अधिक मात्रा में मिले हैं। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चिराग बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ओके, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं कि गाड़ेश्वर और बालाथल राजस्थान के क्षेत्रों में जो पड़ते हैं, यहाँ से भी मानव निवास, पशुपालन, कृषि करने का साक्ष्य और उनके अस्थायी भवन का साक्ष्य ये मिला है। अब साउथ में हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पिकली हल, कुपगल, हेमिंगो। और हेमिंगो जो है न्यू साइट है यानी नया साइट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, कि नया स्थल है, और यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके, हेमिंगो। लेकिन अब दक्षिण भारत के स्थलों की विशेषता भी समान है, लेकिन जहां डिफर है वहां हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पिकली हल, कुफगल, हेमिंगो या यह पायमपल्ली तमिलनाडु में है, इन सभी स्थलों से आदि नवपाषाण काल के लोगों के रहने का साक्ष्य मिला, यानी निवास के प्रमाण मिले। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ओके, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से भी मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि जो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री था वह लार्जेस्ट यानी बड़े पैमाने पर होता था, यानी कृषि यानी पशुपालन का जो कार्य था बड़े पैमाने पर होता था। और पशुओं को के रहने के लिए बाड़े बनाए जाते थे। ओके, एनिमल शेड बनाए जाते थे। ये बाड़े लकड़ी के होते थे, लकड़ी के होते थे। ऐसे उसकी दीवारें लकड़ी की बनी होती थी, एक तरफ गेट होता था, और इसमें रात्रि के समय पशुओं को अंदर करके और लकड़ी के गेट से बंद कर दिया जाता था। ओके, एनिमल शेड को यानी पशुओं के बाड़े को। लेकिन अब क्या होता था कि दिन में फिर पशुओं को निकाल दिया जाता था बाड़े से, और वह ग्रेजिंग करने के लिए, चरने के लिए वनों में चले जाते थे या जंगलों में चले जाते थे, फॉरेस्ट में। और फिर इसके क्लीन किया जाता था, इसे सफाई किया जाता था। तो
तो जो एनिमल डंग होते थे यानी गाय के डंग यानी गोबर जो होते थे उसे निकाल करके यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। जब यह माउंड यानी टीला हो जाता था यानी गोबर के, जिसे आप कहते हैं माउंड यानी टीला हो गया किसका, गोबर का, यानी पशुओं के जो गोबर है, एनिमल जो डंग है, उनका जो माउंड हो गया, टीला हो गया, इकट्ठा होते होते ढेर हो गया जिसे कहते हैं, तो इस काल के मानव क्या करते थे कि इस पशु बाड़े को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देते थे। ओके, दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देते थे, इसे दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिए यहाँ ला करके, और फिर बाड़ा वही लकड़ी का बना होता था, शिफ्ट कर दिए, और यह स्थान यह बाड़ा खाली कर दिया गया। खाली कर देते थे तो इस गोबर का जो टीला होता था, माउंट होता था, उसमें फायर आग लगा देते थे और वह जल करके धीरे धीरे राख हो जाता था यानी ऐश हो जाता था। इस प्रकार जो गोबर था, जब आग आप लगा देंगे तो फायर लगा देंगे तो वह धीरे धीरे जल जाएगा, जल करके राख हो जाएगा, जिसे ऐश कहते हैं। इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राख के टीले किस स्थान से मिले हैं, तो या पिपली हल, कुपगल यानी इन साइटों से मिले हैं, तो उसमें ऑप्शन में आपके रहता है पिपली हल। ओके, तो यही राख का टीला है। राख का टीला बना कैसे, तो बनने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया वो यही है। तो दक्षिण भारत में यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तर भारत में यह राख के टीले नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि जब धीरे धीरे गोबर जल करके राख हो गया तो वो माउंड के रूप में ही, टीले के रूप में ही बना रह गया, तो इसीलिए ऐश माउंट कहा जाता है, इंग्लिश में ऐश माउंट अथवा हिंदी में राख के टीले। तो यह इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिपली गर्ल साइड से राख के टीले का साक्ष्य मिला है, जबकि उत्तर भारत के स्थलों से पशुपालन था, लेकिन लार्जेस्ट यानी बड़े पैमाने पर नहीं था। और उत्तर भारत में पशु बाड़े का भी सभी स्थानों से लगभग साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन महागढ़ा से पशु बाड़े का साक्ष्य मिला है, लेकिन इतना विस्तृत रूप में नहीं मिला है। लेकिन दक्षिण भारत में पिपली हल से ये चीजें मिला है, यानी एनिमल सेट पशु बाड़े का साक्ष्य मिला है, और वहां पर पशु बाड़े के नजदीक में ही वह राख के टीले का साक्ष्य मिला है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों के बड़े ही कम समय में इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट डिस्कस करा दिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़िएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलिएगा आप लोग। और कहीं जरूरत होगी मैटर के बारे में तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं।